अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद रोज़ से गर्दिश करती हुई जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, पाकिस्तान में एक बड़ा सैलाबी रेला जिसका मुंह रावी की तरफ था, उसने रावी में तबाही मचाई हुई है। लेकिन कौम को इस बात पर बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया की आबी जारहियत वगैरह कब तक हम अपनी नाअहलियों और बद इंतज़ामी पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। ये एक आम फहम सी बात है कि मानसून की तबाहकारियाँ इंडिया में भी जारी हैं, वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल है। जाहिर है कि वहाँ का सैलाब बहरहाल पाकिस्तान में ही आना होता है जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो, या फिर आम दिनों में इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रखता है। लेकिन अब इंडिया में भी सूरत हाल बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और उन्होंने बहरहाल अपना पानी खोलना था, खुद के रास्तों को किसी तरह से तो पानी से महफूज रखना था। और इसके बाद अगर आप ये देखें कि रावी के मुकाम पर बनाई हुई सोसाइटी के बारे में जो गर्दिश करती हुई खबरें मिल रही हैं, रावी की ज़मीन को इंसानों ने अपनी मलकियत बना लिया। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, बल्कि आप सब ने भी ये सुना होगा, ये आम सी बात है कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये बात मुतअद्दिद दफ़ा हमारे सुनने में आई थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बात देखने को मिली है कि पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया है। लिखने वाले बहुत सारी तहरीर लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे क्लिप्स वायरल हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि पानी ने अपना कब्ज़ा एक्चुअली छुड़ा लिया है इंसानियों से। इंसान अपनी ज़मीन का कब्ज़ा लेने में तो सालों जलील होता रहता है अदालती निज़ाम की वजह से, लेकिन कुदरती आफात, इंसान बिल्कुल कुदरती आफात के आगे बेबस है। पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और सोसाइटी वालों को बता दिया कि करोड़ों के महल्लात एक सेकंड और एक मिनट के जो है वो मनहूने मिन्नत हैं। बरसों दूर रहा जो महबूब से, रावी के नाम एक शेर लिखा गया है कि बरसों दूर रहा जो महबूब से, मिलने को आज आया है अपने महबूब से। ठाठे मारता रावी बता रहा है कि कितना उदास रहा है अपने लाहौर से। नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि दरियाए रावी पे जो अलर्ट जारी हुआ है उसके तकरीबन 2 लाख क्यूसेक तक पानी की मिकदार रही है। रावी ने अपनी जागीर वापस किस तरह ली, लोग सोसाइटी में किस तरह डूबते रहे, क्या वहाँ पे लोग जो डूबे हैं, जिनके घर डूबे हैं, दोबारा उस काबिल होंगे? बतौर इंजीनियर्स कुछ लोगों ने अपने तजिए के मुताबिक बताया है कि जो घर कुछ घंटे बल्कि कुछ दिन मुसलसल पानी में डूबा रहेगा, उसकी जो बुनियादें हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं कि घर की बुनियाद ही पूरे घर का ढांचा होती है और उसी ढांचे का सहारा होती है। मगर जब पानी फाउंडेशन के नीचे सरायत कर जाए और ज़मीन को नरम कर दे तो सिर्फ 2 इंच का बैठना भी पूरे मकान को क्रैक्स और दरारों में बदल सकता है। ऐसे घर जो बज़ाहिर खड़े रहेंगे, खड़े नज़र आएंगे, वक्त के साथ साथ उनकी दीवारें भी बैठने लगेंगी और वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त अगर बात करें तो नुकसान सिर्फ लोगों के घर और सामान तक महदूद नहीं है, बल्कि असल ज़र्ब तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की पूरी लाइफ पर पड़ी है कि तमाम इम्कानात बाकायदा टेक्निकल जो है वो तरीके से महफूज नहीं रहे। फिर रावी के ऊपर ही अगर बात करें तो कुदरत अपना हक छीन लेती है। इंसान है जो मुसलसल अपने हक जो है वो दूसरे लोगों से नाजायज़ हक भी छीन रहे हैं और मजलूम इस तरह हैं कि अपने हक दे भी रहे हैं और आवाज़ भी नहीं उठा रहे। लेकिन कुदरत अपना हक छीन लेती है तो हम इंसानों को क्या हुआ है जो अपना हक नहीं छीन सकते? हम अपने हक के लिए जालिमों के आगे क्यों खड़े नहीं हो सकते? इस वक्त एक डॉक्टर हैं, कोई सोशल मीडिया पे बड़ी फेमस हैं, जो कंट्रोवर्सी का इस वक्त शिकार हैं, कुछ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से भी। कभी वो अपनी उसको जागीर कह रही हैं और कभी कह रही हैं कि क्राइम का मकान था। अगर उस खातून ने बहादुरी का मुजाहरा किया या बेवकूफ़ाना तरीके से भी उसने अगर कोई अपना बयान जारी कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि उसके खिलाफ टू मैनी जो है वो एजेंडा जो है वो एक काम कर रहा है, चाहे वो उनको पैसे दे के काम करवाया जा रहा है या जैसे भी। अगर उसने अपने साथ साथ सोसाइटी के दूसरे लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है तो उसी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये भी हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि आपकी ही आवाज़ को बंद करने की हर जायज़ या नाजायज़ तरीके से कोशिश की जाएगी। चारों तरफ देखें तो रावी में
پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. اس سے قبل جتنی دفعہ بھی لاہور کی طرف ہم نے وزٹ کیا ہے تو لاہور چونکہ تاریخ میں دریائے راوی کا ایک نام ہے، پاکستان کے 5 دریاؤں میں سے ایک بڑا دریا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ جس دریا کا نام بہت بڑا ہے اس میں اتنا تو پانی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہم پاکستان کے بہت بڑے دریا سے گزرے ہیں. اتنا تو ہم عام برنالے وغیرہ سے گزرے ہیں، جس طرح مختلف ولیجز کے بھنڈر وغیرہ ہیں یا بھمبر پہاڑ والی سائڈ سے آنے والے پانی ہیں، ادھر سے گزرے. اتنا پانی ہمیں ویسے بھی نظر آتا تھا، لیکن راوی نے جوش مارا، راوی نے اپنا آپ دکھایا. تو اب نظر آ رہا ہے کہ راوی لاہور سے ہے اور لاہور راوی کے دم سے ہے. یہ رشتہ ہے پرانا، دیکھو غور سے، یہ رشتہ ہے پرانا، دیکھو غور سے. راوی ملنے آیا ہے اپنے لاہور سے. اللہ پاک نے راوی کو ایسے برا ہے اور ایسے قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑایا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ ڈر گئی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ناجائز قبضے جو کر رہے تھے لوگ، کم از کم ان کے لیے یہ سبق تھا کہ آپ کو یہ چیزیں بہت پہلے ہی اندازہ ہونی چاہیے تھی کہ پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو آج کل پرسوں ترسوں 10 سال بعد 20 سال بعد 38 ایئرس کے بعد راوی نے اپنا راستہ بنایا ہے اور پانی نے ہر طرف پھیل کے یہ بتا دیا ہے کہ انسانیت بالکل بے بس ہے. اور اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کی ٹیمز اور گورنمنٹ سیکٹر کے دوسرے جو ادارے ہیں جو ہیلپنگ ڈیفرنٹ لوگ ہیں وہ مدد کے لیے بالکل کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. بلکہ جب سائرن بجے ہیں، ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے تو لوگ سوسائٹی سے اپنے قیمتی مال ہر چیز کو وہاں چھوڑنے پر مجبور تھے اور صرف ان کو اتنا ہی ٹائم ملا تاکہ وہ وہاں سے کسی سیف مقام کے لیے نکل سکیں. بار بار آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ جہاں پہ بہت سارے انسانیت کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، مال مویشی لوگوں کے گھروں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے، اسی جگہ پہ قدرت کے نظاروں میں اور قدرت کا ساتھ دینے والی بہت سی عوام ہے جو راوی کے حق میں لکھتی ہے. اور کسی شاعر نے لکھا ہے کہ ازل سے جو میری تھی وہ تقدیر لینے آیا، ازل سے جو میری تھی وہ تقدیر لینے آیا ہوں، راوی میرا نام ہے واپس اپنی جاگیر لینے آیا ہوں. اس وقت نقصان صرف گھروں کا، لوگوں کا اور سامان تک نہیں ہے، بلکہ دور دور تک یہ اگلے کتنے ہی سالوں کے لیے ایک تاریخ رقم کر دی گئی ہے کہ دریائے راوی جو کہ 38 سال تک 38 ایئرس تک بالکل ایک نارمل دریا کی طرح بہتا رہا، نارمل برنالہ کی طرح بہتا رہا، لیکن اس نے 38 سال کے بعد جو ہے وہ اپنی ملکیت واپس لی، اپنا قبضہ واپس لیا. بے شک کچھ واپسیاں تباہی لے کر آتی ہیں، بے شک کچھ واپسیاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن جس کو جس جگہ سے الفت ہے، انس ہے، جس کی جس جگہ پہ ملکیت ہے، اس نے اس جگہ پہ واپس آنا ہے. اور یہ ہمارے سامنے ایک زندہ قدرتی مثال ہے. 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 38 ایئرس کے ٹائم پیریڈ کے بعد ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جس طرح آپ پانی کی ٹھاٹھیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی عمارت، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ آپ بند بنا لیں، پانی کے آگے سب بے بس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے جو رہائشی ہیں جن کو کبھی راوی سے اس طرح انس تھی جس طرح راوی کو خود اپنے مقام سے تھی، تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کتنے خوش ہوں گے لاہوری اپنے درمیان راوی کو پا کے. کچھ ناراض اور غصے میں بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. اگر ہم بات تو نہیں لیں گے کسی بھی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے، لیکن سوسائٹی کے مالک کو اب کون نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے سب کے جو ہے وہ چہرے دکھا دیے کہ کچھ سالوں بعد ہی اگر آپ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں تو آپ کو منہ کے بل جو ہے وہ گرنا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی. راوی پہ اگر دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ صرف سیلاب دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ پاکستانی عوام ہے جی کیا کہہ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کو انجوائمنٹ کرنے سے تو وہ باز نہیں آتے. تو راوی کے پل پر عوام کا رش ایسے ہی ہے جیسے کہ عوام اسٹیڈیم میں کرکٹ دیکھنے گئی ہو یا پھر سینما گھروں میں کوئی مووی ہو تو وہ دیکھنے گئی ہو. لیکن یہ کسی بھی طرح سے عوام اپنے گھروں میں ٹکنے والی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا تو سب اس وقت یوز کریں اپنے اپنے نظریات کو شیئر کرنے کے لیے، جن میں بہت سے لوگوں نے راوی کے حق میں بھی آواز اٹھائی ہے. دور دور تک اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں
تو راوی کی سوسائٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے ہر ایک عمارت کے چاروں سائڈوں پر پانی ہے، بلکہ 20 فٹ تک بھی سنا ہے. جو فگرز ہیں وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن گھروں کی جو فرسٹ جو ہے فلور تک کچھ گھروں کا پانی پہنچا ہے اور عوام اپنے نیچے والے پورشن سے سامان اوپر شفٹ کر کے گھروں کو خالی کر کے جا چکی ہے. کتنے خوش ہوں گے لاہوری اپنے درمیان راوی کو پا کے. لیکن پھر بات کریں تو سوچ ہی اصل عذاب ہے. شعور والے لوگوں کے لیے ہی فکر کی چیزیں ہیں، عذاب ہے سوچنا دور تک. اگر آپ دنیا کو دیکھیں، نیدرلینڈ کا 26% رقبہ سطح سمندر سے 7 میٹر نیچے اور 59% صرف 1 میٹر اوپر ہے، مگر وہاں سیلاب قابو میں ہے کیونکہ انہوں نے خدا کا عذاب کہہ کر انسانیت کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ڈیمز بنائے، بیریئرز بنائے اور جدید سسٹمز بنا ڈالے. ڈنمارک، جرمنی، بیلجیم کے ساحلی پولڈرز، برطانیہ اور فرانس سب نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، مگر پاکستان یہاں ہر چند سال بعد سیلاب آتا ہے اور ہر بار یہ قوم اس سے عذاب یا آزمائش کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے. نہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، نہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی پالیسی. نتیجہ ہر بار وہی تباہی، بیرونی امداد، بھیک مانگنا اور بیرونی امداد ملنے کے باوجود بھی وہی رونا، وہی خاموشی اور پھر انتظار اگلی آفت کا. ایک عرصے کے بعد پھر ہم بات کریں تو راوی نے تو کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی. راوی نے ایک عرصے کے بعد عین اسی جگہ پر راوی بہا ہے جس جگہ کا اس کا اپنا حق تھا. 1996 اور 1995 میں دیکھا گیا کہ اس سیلاب کو کہیں یا پھر اس کے برابر کوئی سیلاب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راوی کی اپنی جگہ ہے جو کئی دہائیوں کے بعد وہ اب واپس لے چکا ہے. میرے سامنے جب شاہدرہ میں سیلاب کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی کل تک کھیت کھلیان تھے. جب ہم گزرتے ہیں تو آرام سکون سے راوی کا منظر دیکھ لیں، یہاں کوئی بند نہیں تھا، لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ راوی کو پورنا شروع کر دیا اور پھر اسٹامپ پیپر پر پلاٹ بکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے گزشتہ 2 دہائیوں میں صرف 2-2.5 ہزار گھر بن چکے ہیں جن کی نہ کوئی رجسٹری ہے، نہ انتقال ہے، صرف اسٹامپ موجود ہیں. اور آج راوی خود اپنا قبضہ چھڑانے آ گیا ہے جس پر طرح کے رونے روئے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو سیلاب تو کسی حد تک کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ راوی کی طرف سے اپنا ایک اینٹی آپریشن ہے جس میں اس نے اپنا قبضہ چھڑایا ہے. ایک عرصے بعد راوی کو پوری آب و تاب سے بہتا ہوا دیکھ کر ڈیفینیٹلی ہم خوش تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ کسی کو اپنا حق لینا آتا ہے. یہ اسی پارک ویو سٹی کا ایک ویو ہے جہاں پہ فلڈ کی اپڈیٹس دکھائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں تو کہیں یہ تو اگلے کتنے ہی دن تک آپ دیکھیں گے تو خشکی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پراپر نہ ہوگا. آپ دیکھیں تو فرسٹ فلور تک مکمل یہ گھر ڈوب چکے ہیں اور پارک ویو سٹی کے نام سے جو سوسائٹی ہے وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. انتظامیہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے ریسکیو کرنے کی اور لوگوں کو تو بچایا جا چکا ہے، ریسکیو کیا جا چکا ہے، لیکن جو کہ میں نے گزشتہ پیچھے کچھ منٹس پہلے عرض کی کہ کیا یہ گھر یا پھر مکانات سیف ہیں؟ کیا لوگ یہاں پہ دوبارہ رہنا پسند کریں گے جنہوں نے کروڑوں روپے دے کر کروڑوں کی اپنی جائیداد بنائی؟ کیا یہ دوبارہ اسی ریٹ پہ گھر آگے سیل ہو جائیں گے یا پھر کیا اس سوسائٹی میں مزید عوام جو ہے وہ آ کر رہنا شروع کرے گی؟ کیا وہ یہ دوبارہ ان سوسائٹی بنانے والوں پہ جو کہ قدرتی آفت سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، کیا دوبارہ لوگ اعتبار کریں گے؟ تقریباً ناممکنات میں سے تو نہیں ہم کہتے، لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے کچھ کہ ایسا ہو. اور استغفر اللہ، پھر ہم دیکھتے ہیں انسانیت ہے تو راوی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم اپنے اعمال درست کریں. ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی کچھ آفتیں ہیں جو آتی ہیں. مسلمان بالکل اپنے توجہ کریں جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں. سوشل میڈیا پہ آل ٹائم ہماری نوجوان نسل مصروف ہے، مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کریں. اور راوی کا تو دیکھ کے تو انسانیت کا دل دہل جاتا ہے ایک دفعہ جس طرح کے ویوز دکھائی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے، لکھنے میں آیا ہے اور پڑھنے میں آیا ہے کہ دریا کا پانی لاہور نہیں آیا، بلکہ اصل بات اگر کی جائے تو یہ ہے کہ
कि लाहौरी जो है वो गलती से दरिया में चले गए। और बात भी इसी तरह से है कि जब सोसाइटी के अंदर लोग घर ले रहे थे, अगर तो कोई बिल्कुल 25-30 एज तक लोग ले रहे हैं, उनको नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा, लेकिन बुज़ुर्गों को तो पता था कि दरिया है, दरिया अपना रास्ता कभी ना कभी ढूंढ लेगा। तो दरिया ने अपना जागीर वापस ली और लाहौरी आए थे दरिया में, बल्कि दरिया लाहौर में नहीं गया। तो हमारे बड़े ये कहते रहे कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन बड़ों की बातों को अब की जनरेशन तो स्पेशली कह देगी कि जी इनको क्या पता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आपके बुज़ुर्ग किसी वाक़या को किसी एक हिकमत की बात से जोड़े हैं तो वी शुड बिलीव ऑन दैट कि वो किसी तरह से उस बात पे कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई होगी। इसी तरह चनाब की अगर हम बात करें, जो कि गुजरात से बहता है, तो 10 लाख क्यूसिक तक अगर वहाँ होता तो तबाही का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था। और बात करें कालाबाग डैम की और दीगर ज़हीरा अंदोज़ मंसूबे की, तो आज के हालात में किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये लोग करते हैं कि जब सैलाब मशरकी दरियाओं में है तो कालाबाग डैम मगरब में कैसे फ़ायदा देगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि लिंक कैनाल्स बनेंगी, डेफिनेटली लिंक कैनाल्स बनेंगी, यानी मसनूई दरिया जिनके ज़रिए मशरकी दरियाओं का पानी काला डैम की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और ये कोई ख्वाब नहीं है, पाकिस्तान में पहले से भी लिंक कैनाल्स मौजूद हैं और कई इलाकों को जोड़ती हैं। यही निज़ाम तबाही को रोकने का ज़रिया बन सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ फोकस करे और काम करे। तो सोचें, अगर एक वक्त में सारे दरियाओं में बहाव बढ़ गया, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अगर सारे दरियाओं में बहाव बढ़ गया जैसे कि आज हम देख रहे हैं, तो ये तमाम पानी पंजद पर जमा होकर सिंध में दाखिल होंगे। फिर सिंध के शहरों, खेतों और बस्तियों पर क्या गुजरेगी। ये सब कुछ रोकने का एक ही तरीका है, डैम बनाए जाएं, बैराज और लिंक कैनाल्स बनाई जाएं। अब तक हमने अरबों डॉलर का पानी ज़ाया किया है, ज़मीनें बंजर हुई, बस्तियाँ डूबी, खाने पीने की अशिया आसमान को छू गई। ये नुकसान हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से है। ये लोग सोशल मीडिया पर डैम्स के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग लिख कर आवाम को वर्गलाते हैं कि एक्चुअली वो दरअसल मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं। हमें आम लोगों तक ये शऊर पहुंचाना है। जो लोग ये बात समझते हैं, जिन लोगों के अंदर ये शऊर है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये आवाम तक शऊर पहुंचाएं कि अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमें बचाना है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। बारिश का पानी हो या ग्लेशियर का, तो ज़हीरा तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसी तरह की तबाहियों के लिए खुद को तैयार रखें। वरना चंद साल के बाद जिस तरह ये मौसमी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, दरियाए सिंध ग्लेशियर्स के पिघलने से कमज़ोर पड़ गया अगर, तो 15 से 18 करोड़ लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। अल्लाह ताला किसी भी आने वाले जो सैलाब से, किसी भी आफत से हम सब को महफूज रखें। और जब तक इंसानों को अक्ल आती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। फितरत से इंसान को कम से कम नहीं लड़ना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। पहाड़ों के रास्तों में होटल्स बने हुए हैं, पहाड़ों के रास्तों में लोगों ने इमारतें बनाई हैं, मुख्तलिफ देखी जाती हैं कि टूरिस्ट के लिए इमारतें बना दी और होटल्स बना दिए और उसकी वजह से बहुत सारी आफात का सामना किया जाता है। तो इंसानों को अकल आएगी, फितरत से लड़ोगे तो वो तुम्हें निगल जाएगी। आबादी भी कुदरती अमल है, इसे भी रोका जाए तो सालों बाद इसे भयानक नताइज आएंगे। जैसे कि इसी पॉलिसी पर अमल पैरा जो ममालिक हैं अब ज़्यादा बच्चों को पैदा करने पर वज़ाइफ दे रहे हैं। तो ये क्या है कि कुरान पाक में भी है कि बल्कि उम्मत मुहम्मदिया ज़्यादा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली ख़वातीन से शादी करो। तो सहाबा ने पूछा कि हमें शादी से पहले ये कैसे पता चलेगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनकी माओं को देखो कि उन्होंने कितने बच्चे जने। तो लिहाजा साबित होता है दीन की रूह से या किसी भी रूह से कि आप कुदरत के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनके साथ ना लड़ें। कुदरत आपको कभी भी जीतने नहीं देगी। और इसके साथ अगर ये सूखा हुआ रावी आप देखें तो बड़ा पुरअमन था, बड़ी शांति थी। घर या प्लाट लेते हुए 1000 दफ़ा सोचें कि क्या ये जगह दरिया या नाले की तो नहीं।
गूगल मैप पर जाकर 30 साल पहले की तस्वीर इसी जगह की देख लें, सब पता चल जाएगा कि यहाँ पे पहले कभी दरिया था या नहीं। अब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, कोई भी चीज़ तलाश करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टाइकॉन, कमीशन माफिया और एनओसी देने वाले तो अपना पैसा खरा कर लेते हैं, मगर लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। याद रखें कि दरिया या नाला हर 10 या 20, इस दफ़ा तो 38 साल थे, तो 10-20 साल तक अपना कब्ज़ा छुड़वाने आ जाता है, ठीक है। और अब हर साल आएगा और शिद्दत से आएगा, अल्लाह पाक माफ़ करें। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रेडिक्शन है, जिस तरह के माहौलियाती तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो हमें पता है कि हमने ये कब्ज़ा नहीं छुड़ाना, लेकिन कुदरत ये ज़रूर करेगी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। आबादी जितनी बढ़ गई है, इस वक्त है कि रोका जाए इस तरह के हालात पैदा होने से, क्योंकि हमें कहा गया कि इतने पाँव फैलाएं जितनी चादर है, और हमारे पास चादर तो है नहीं, तो हम किसी भी तरह की आफत से लड़ नहीं सकते। लाहौर में दरिया की ज़मीन पर बनाई गई जो पार्क व्यू सोसाइटी है, वो हमारी आंखें खोल देने के लिए बिल्कुल काफ़ी है, जिसके काफ़ी सारे असबाब देखने को मिले। जिस तरह ये अभी सावन का महीना गुजरा तो मुसलसल बारिशें, ग्लेशियर्स का पिघलना, निकासियाब का निज़ाम नहीं है, दरिया के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात, फसलों की बर्बादी, लोगों के घर उजड़ जाना, जानी नुकसान, मवासलाती निज़ाम की तबाही, बीमारियों का फैलाव, रिलीफ कंपनियों का क़याम, रेस्क्यू ऑपरेशंस, खुराक और अद्वियात की फराहमी की गई, और इन सब पे डेफिनेटली बहुत सारा बजट भी लगता है। तो मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ तजावीज़ात बिल्कुल करनी चाहिए। मौसर डैमों की तामीर पर हुकूमत गौर करे, दरिया के किनारों पर हिफाजती बंद बना दिए जाएँ, ताकि कम अज़ कम जो करोड़ों अरबों का इंडिया अगर किसी स्कीम के तहत पानी छोड़ भी दे तो हमें उसका नुकसान नहीं बल्कि हमें फ़ायदा हो, और हमें फ़ायदा लेना आना चाहिए। आवाम में आगाही होनी चाहिए, आवाम को शऊर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो है वो करने से हमें बेनिफिट्स होंगे और किस तरह के काम करने से हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और वक्त पर मौसम की पेशगोई, आज वेदर प्रेडिक्शन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमें तकरीबन 90% जो है वो हालात से आगाह पहले कर दिया जाता है, और उनमें आप देखें तो 90% ठीक ही एक्यूरेसी होती है उनकी। और अगर सम टाइम आगे पीछे हो भी जाए तो कम से कम अंदाज़ा तो होता है कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, तो हमें उनके लिए किसी भी वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वही बात कि मुसलमानों के ऊपर ये लाजमी है कि आप कुदरती आफात जब देखते हैं तो खुदा के खौफ से डरें, अपने बहन भाइयों को, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जहाँ पे आप बुराई देख रहे हैं आप बुराई को रोकें, अपने सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोकें, नहीं तो आप कोशिश करें उसको कह कर रोक दें, अपने मुंह से रोकें, और उससे भी जो कमज़ोर दर्जा है कम से कम आप बुराई को दिल से बुरा जानें। इस तरह के छोटे छोटे इकदाम आप देखें, नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नमाज़ों की तरफ स्पेशली आप खुद नमाज के लिए उठें, साथ बैठा दोस्त है, बहन भाई हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बिज़ी है मोबाइल यूज़ करने में, तो आप उनको नेकी का कम से कम हुक्म दें कि आप कल को ये अपने अल्लाह के हुजूर बता सके कि आपने किसी को सीधे रास्ते पर आने का कहा था और अपना हक अदा किया। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जिस तरह इससे पहले KPK में बुनेर के अंदर तबाही देखी गई, आप अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो रहें, माफ़ी तलब करें और तमाम मुसलमान बहन भाइयों की मदद ज़रूर करें। आप देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान जो हैं वो अपने घर बार, माल मवेशी, फसलें सब कुछ छोड़ छुड़ा के जो ख़ुद को रेस्क्यू करने के लिए अपने इलाके छोड़ के गए हैं, तो उनके लिए अपने दिल खोल कर हेल्प करें, ताकि उनको इस बात का एहसास ज़रूर हो कि जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी, जिन चीज़ों पर बस नहीं चला, उसके आगे कुदरत के कानून के आगे तो कोई नहीं अपना बस चला सकता, लेकिन मुसलमान बहन भाइयों ने, उनके हम वतनों ने उनकी बहुत मदद की, और ये चीज़ कम से कम अपने भाइयों को हौसला देने के लिए काफ़ी होगी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।